नमस्कार, सुप्रभात। आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सामने निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलवार को यूपी मंत्रिमंडल की यानी कि कल जो है वो बैठक का आयोजन हुआ था। मीटिंग में कुल 21 प्रस्ताव जो है वो पेश किए गए थे, जिसमें से कुल 20 प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई है। सुबह 11 बजे जो है ये लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो खत्म हो गई थी। बैठक में कई सारे अहम प्रस्तावों पर जो है यहां पर सरकार ने मोहर लगाई है। मीटिंग में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 20 पर मोहर लगी है। इसको लेकर राज्य सरकार में तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आई हैं, जो आपको सुनाते हैं। हो गया है का विरोध कर रही है। 14 को कार्यक्रम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी और जो तथाकथित इंडी गठबंधन है या एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहां इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा। कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और बीएलओ साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आए, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। और बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने का अवसर मिला है मतदाता सूची शुद्धिकरण का, उसको ठीक से करें। कांग्रेस बौखला गई है, घबरा गई है। उसको जो हम लोग कहते थे तो उसको गलत लगता था। 2047 तक कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी समाजवादी पार्टी या टीएमसी या राष्ट्रीय जनता दल या इन सब लोगों को लग रहा है कि अब 2047 विकसित भारत बनने तक इनका सत्ता में आने का स्वप्न रह जाएगा। वो सच्चाई में कभी नहीं बदलेगा। ऐसी बैठक नहीं, वो तो हम लोग बैठते रहते हैं, वो कोई ऐसी बैठक नहीं। सभी लोग भाग ले रहे हैं और सभी लोग भाग लेंगे और आप भी भाग लीजिए। आप भी अपना मतदाता सूची शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बनाइए। अपने मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें हमारे नगर विकास विभाग के भी 2 प्रस्ताव थे। दोनों प्रस्तावों में अमृत योजना के तहत पहला प्रस्ताव कानपुर नगर का था, जिसमें लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत से जो पीने के पानी का पेयजल की सुविधा है उसका विस्तार किया जा रहा है। लगभग 33 वार्ड कानपुर के उससे आच्छादित होंगे। उसी प्रकार बरेली का भी, महानगर का भी एक पेयजल से संबंधित अमृत योजना का हमारा नगर विकास विभाग का प्रस्ताव था 265 करोड़ रुपए का। इन दोनों प्रस्तावों को माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंजूर किया है। मैं माननीय मंत्रिपरिषद का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो सामने निकल के आ रही है। दिल्ली एमसीडी उपचुनावों के नतीजे जो हैं वो आज घोषित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां 12 वार्डों के फैसले जो है वो आज लिए जाएंगे। गिनती जो है वो शुरू हो चली है, परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। दिल्ली एमसीडी में किसकी जीत होगी, इसको लेकर लगातार अटकलें और प्रश्न चिन्ह बने हुए हैं। उपचुनाव नतीजों पर नजर जो है वो सभी की बनी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां दिल्ली के 12 एमसीडी उपचुनावों पर नतीजे आज घोषित होंगे। राजधानी में एमसीडी उपचुनावों की गिनती जारी है। फैसला आज दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों को लेकर आने वाला है। कौन मारेगा बाजी, आज किसका होगा खुलासा, इसको लेकर लगातार अटकलें जो हैं वो लगी हुई हैं। एमसीडी उपचुनाव परिणाम आज जो है वो घोषित किए जाएंगे। पार्टियों की निगाहें गिनती पर हैं और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी उपचुनावों को लेकर राजनीतिक तमाम और तापमान भी बढ़ते हुए फिलहाल नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो राजधानी दिल्ली से जो है फिलहाल निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली के 12 वार्डों पर जो है आज उपचुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। गिनती जो है वो शुरू कर दी गई है, परिणाम यहां पर जल्द घोषित किए जाएंगे और इसी को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक सुगबुगाहट और तापमान बढ़ते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल नतीजों पर सबकी नजर कि आखिरकार किसकी सरकार और आखिरकार कौन कहां बाजी मारेगा, इसको लेकर लगातार यहां पर जो है अटकलें बनते हुए और दिखते हुए फिलहाल नजर आ रही हैं। लेकिन आपको फिर से बता दें कि गिनती जो है वो शुरू हो चली है और परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए यहां पर जो है 12 वार्डों के उपचुनावों के नतीजों पर आज सभी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।
अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो सामने निकल के आ रही है। इंडिया ब्लॉक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग जो है वो आज होनी है। आपको बता दें संसद भवन में इंडिया ब्लॉक की बैठक आज सुबह 9:45 बजे जो है वो आयोजित की जाएगी। गठबंधन फ्लोर लीडर्स जो है वहां पर जुटेंगे। इसी के साथ आपको बता दें इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक आज संसद में होने जा रही है। फ्लोर लीडर्स मीटिंग जो है वो करेंगे। इंडिया ब्लॉक का आज एकत्रित होने का मौका जो है वो देखने को मिल सकता है। फिर से आपको बता दें कि 9:45 पर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स जो है वो जुटेंगे। संसद भवन के बाहर जो है यहां पर उनकी ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया है। कई सारे मुद्दों को लेकर वार पलटवार जो है वो देखने को मिल रहा था। शीतकालीन सत्र जो है वो सदन में चल रहा है। तीसरा दिन जो है आज होने वाला है और इसी बीच अब किस तरीके से इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स की यहां पर जो है मीटिंग की खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर वो एकजुट होकर कई सारी चीजों पर अपनी बातें और मंथन करते हुए नजर आ सकते हैं। लगातार सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। किस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए ये जो विषय है इस पे गहन मंथन और चर्चा होनी चाहिए। इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स जो हैं वो भी आज मीटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और भी कई सारे ऐसे मुद्दे जिस पर इंडिया ब्लॉक के लीडर्स आज आपस में मंथन करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिर से आपको बता दें कि 9:45 पर इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की जो है आज मीटिंग तय है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रतिक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जनपद आगरा की बात करें तो यहां कार्य विशेष गति से किया जा रहा है, जिसकी स्वयं डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम के अनुसार आगरा में अब तक कुल 62% गणना जो है उसकी फील्डिंग बीएलओ द्वारा की जा चुकी है। आगरा डीएम ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं और आगरा वासियों से अपील भी की है कि गणना प्रमाण पत्र रहते भरकर जो है बीएलओ को सौंप दे, ताकि आखिरी तारीख का यहां पर इंतजार ना करना पड़े। देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार अपने चरम पर है। वही जनपद आगरा की बात करें तो जनपद आगरा में भी ये प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। लगभग 1 महीना होने जा रहा है और 1 महीने में 99% जो गणना प्रपत्र हैं वो मतदाता तक पहुंच चुके हैं और 50% जो गणना प्रपत्र हैं उनको बीएलओ द्वारा फीडिंग भी की जा चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, 1 महीना तकरीबन होने जा रहा है, अब क्या अपडेट है? 50% की फीडिंग हो चुकी है? नहीं, देखिए 50% ज़्यादा हो चुकी है। आज के टाइम पे लगभग 62% हो चुका है। कुछ विधानसभा 72, 73 तक गया है। डिजिटाइजेशन के काम हो चुका है। डिजिटाइजेशन मतलब फॉर्म दिया, कलेक्शन किया, कलेक्शन करके ऑनलाइन करने का। इसके अतिरिक्त जो एब्सेंट, मिसिंग है या डेथ है केसेस, वो इसमें आता नहीं है। अगर उसको भी जोड़ेंगे तो ज़िले का लगभग 71% हो जाता है। तो ये सतत प्रक्रिया चल रही है। सभी से मेरा अपील ये है कि भाई किसी व्यक्ति को किसी कारणवश फॉर्म खो गया हो या कुछ भी हुआ हो, वो फिर से बीएलओ से ले सकता है, या तो हमारे जो नगर निगम में शहर की तीनों विधानसभा के लिए आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण और आगरा कैंट नगर निगम में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है। अगर किसी को हेल्प ले सकता है, या तो भरने में हो या देने में हो, कुछ भी हो, वो उधर जाके ले सकता है। इसका अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में भी बना हुआ है। कलेक्ट्रेट में भी जहाँ कचहरी है, कलेक्ट्रेट में भी आके अपना ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो देहात वाले विधानसभा है तो वो अपनी तहसील में बना हुआ है। तो सभी से अपील है कि आज आखिरी चरण पे है। जिसको भी अभी कोई समस्या भरने में हो तो बीएलओ संपर्क करे या हेल्प डेस्क संपर्क करे, और भरा है तो हेल्प डेस्क में संपर्क करके अपना फॉर्म जमा कर सकता है। बीएलओ भी क्षेत्र में बीएलओ को जमा कर सकते हैं। और पिछली बार संडे के हमने एक महा अभियान चलाया गया था, उसको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। इसके संबंध में सभी मीडिया को, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सभी गणमान्य व्यक्ति को मेरा धन्यवाद। इसके कारण बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है। सर, मतदाता जो है उसको सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न जो आ रही है वो 2003 का जो डाटा है वो अक्सर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर क्या जानकारी है? किस तरीके से वो फॉर्म को सबमिट करें? लोग आखिरी तारीख का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि डाटा उनको 2003 वाला नहीं मिल रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं क्लियर कर दूँ, सारे बीएलओ के पास 2003 की हार्ड कॉपी, मतलब फिजिकल हार्ड कॉपी मतदाता सूची है, पहली बात। और कोई भी इनको दिक्कत है तो बीएलओ से संपर्क कर सकता है। बीएलओ जब आपसे मिलता है तो आप संपर्क उनसे ले सकते हैं सूचना। इसके अतिरिक्त उसके पीछे ही अगर गणना फॉर्म के पीछे voter.eca.gov.in पे जाएंगे, सिंपल इसी को टाइप करेंगे, एसआईआर का एक विंडो आ जाएगा नीचे। जब जाएंगे तो एसआईआर के विंडो पे क्लिक करने पे अपना नाम के साथ सर्च कर सकते हैं। तो सर्च करने का भी प्राविधान है। और कि अब दिक्कत है तो बीएलओ के पास उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त हम शहर के जो BLOs हैं उनको एक की जगह 3 प्रतियाँ दिया है ताकि उनको ढूंढने में मदद हो। एक BLO को एक के साथ 3 प्रतियाँ दिया है ताकि उनको ढूंढने में दिक्कत हो, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, इसके अतिरिक्त पब्लिक को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त जो BLO और BLA बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है उनका भी मीटिंग चल रहा है। जो नाम नहीं मिल रहा है हम उनको सूची भी शेयर कर रहे हैं ताकि अगर इनको कुछ सूची पे आपत्ति हो तो आपत्ति भी कर सकता है या तो मदद कर सकता है। क्योंकि क्या है कि हमें स्पष्ट कर दो, जो भर के देगा उनका नाम ही ड्राफ्ट रोल में, ड्राफ्ट सूची जो हम छपाएंगे उसमें आएगा, वरना नहीं आएगा। इसीलिए अगर किसी को भी अभी भी आज के टाइम पे किसी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो, कलेक्ट्रेट में हमारे कंट्रोल रूम है, उसके बाद 1950 पे भी वो शिकायत कर सकता है। इसके अतिरिक्त शहर की विधानसभा आगरा साउथ, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और आगरा कैंट विधानसभा के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया, उधर भी जाके संपर्क कर ले। आप अगर एक बार आएंगी आपको पूरा समाधान करके ही आपको उधर से फ्री करेंगे। सर 90% फॉर्म जो हैं गणना प्रपत्र हैं वो बढ़ चुके हैं, लेकिन अक्सर जो मतदाता हैं उनके देखे जा रहे हैं कि उनके फॉर्म डबल आए हैं क्योंकि नाम की एक बड़ी मिस्टेक है। उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्योंकि एक मतदाता है लेकिन फॉर्म उसके पास 2 आ रहे हैं क्योंकि नाम की एक बड़ी मिस्टेक है। ये देखिए, हर व्यक्ति को अपने एक जगह नाम रख सकता है, एक जगह अगर एक जगह नाम रख सकता है, जहाँ नाम रख सकता है वो गणना प्रपत्र भर के दे दें। थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ आगरा डीएम थे, इनका साफ तौर से कहना है जो आगरा में SIR की प्रक्रिया तेज़ी के साथ चल रही है, वहीं जो 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलनी थी लेकिन अब समय सीमा बढ़ा दिया गया है। सर एक आखिरी सवाल और है मेरा, जो प्रक्रिया है लगातार 4 दिसंबर तक आखिरी तारीख थी लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 दिन की समय सीमा बढ़ा दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आगरा वासियों से? नहीं, देखिए बेसिकली ये समय सीमा जो अभी भी कुछ व्यक्ति जो उनके लिए जो भरा नहीं है वो उनके लिए भर दे सकता है। इसके अतिरिक्त तो मैपिंग करना है, मैपिंग का भी काम चल रहा है, इसके लिए समय सीमा दिया गया है। तो इस पर दोनों के लिए फ़ायदा है, कृपया इसको समय का इस्तेमाल करते हुए इसका भर के दे दें। BLO का भी यहाँ पर आपके द्वारा सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? BLO को जो 9 BLOs अभी जो 100% किए थे आज सम्मान किया गया, इससे पहले 3 BLO को सम्मानित किया गया है। तो लगभग 12 BLOs को आज के टाइम पे सम्मानित किया गया। बहुत सारे BLO 90 पे है, 80s पे है, कुछ BLO 70 पे है। जहाँ ऑप्शन शिफ्टेड वोटर्स है उधर रेशियो कम है, मगर बाकी सब BLO अच्छी प्रगति से कर रहे हैं। एंड हर BLO के साथ एक हेल्पर लगाया गया है और उनको कुछ डाटा फीड में संबंधित तो डाटा फीडिंग का भी इनके लिए एक हेल्पर दिया गया है। एंड हर BLO के साथ आज के टाइम पे सिटी में 1+1 या 1+2 की एक टीम बना के काम किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो जहां कलेक्शन कम है किसी कारणवश या तो हमने एक बूथ के लिए एक व्यक्ति नोडल अफसर बनाए और कल घर घर जाके 50-50 घर को नॉकिंग करेंगे जहां नहीं मिला है। थैंक यू। देखिए, इनका साफ तौर से कहना है जिस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 7 दिन का जो समय सीमा है बढ़ा दिया है, 11 दिसंबर तक जो गणना पत्र हैं वो जमा करा सकते हैं। वहीं आज BLO का जो BLO हैं 12 BLO उनको भी यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा सम्मान किया गया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। मेरठ रेंज में यातायात व्यवस्था को अधिक बनाने के लिए DIG मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी के निर्देश पर 23 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक विशेष अभियान ऑपरेशन निकालने की तैयारी यहां पर चल रही है। अभियान का उद्देश्य था यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी और सुरक्षा यातायात संस्कृति को बढ़ावा देना। सप्ताह भर में चले इस अभियान में मेरठ रेंज के 4 जनपद यानी कि मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ में व्यवस्था और व्यापक चेकिंग, प्रवर्तन जागरूकता और अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस ने सड़क सुरक्षा के हर पहलुओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए बड़े पैमाने पर चालान और कार्रवाई भी की। ये ट्रैफिक माह की समाप्ति की ओर पूरे रेंज में अंतिम सप्ताह में ऑपरेशन नकेल चलाया गया था, जो कि एक तरह से एक जिसे कहेंगे कि एग्जीक्यूटिव वर्क के लिए था। ये इसलिए था कि हम लोग सीजर्स भी कर सकें और तगड़ी कार्रवाई की जाए जो उल्लंघन होते हैं। जैसे
अवैध पार्किंग में 167 जो हैं अवैध पार्किंग एवं वहां से अतिक्रमण हटाया गया। फर्जी नंबर प्लेट वाले 570 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और इनका चालान भी काटा गया। बिना परमिट के या परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने वाले 300 केसेस में चालान किया गया है। बिना डीएल वाहन चलाने वाले 960 केसेस में कार्रवाई की गई है। और इसी तरह शराब का सेवन, ओवर स्पीडिंग और मोबाइल चलाते हुए इस तरह का उल्लंघन करने वालों में 325 का पर कार्रवाई की गई है। 2909 ऐसे वाहन थे जो लंबे समय तक लोग सड़कों पर वाहन खड़ा कर देते हैं, उनके चालान किए गए हैं। मेरठ डीआईजी कलानिधि नेतानी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन नकेल अभियान में लगातार कार्रवाई की गई है। आपको बता दें 7 दिन के इस अभियान में लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, यातायात व्यवस्थाओं को लेकर शिकंजा कसा गया है, जिसमें हजारों वाहनों पर कार्रवाई की गई है। 23 नवंबर से ये अभियान चलाया गया है और 30 नवंबर तक इस अभियान में बड़ी कार्रवाई की गई है। ये अभियान चारों जनपद यानी रेंज में किया गया है, जैसे मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़। लगातार इस अभियान को चलाया गया है। हालांकि नया साल पास में है तो इसको लेकर के लगातार अभियान जारी है और अभी इसमें जो भी चालान किए गए हैं, कार्रवाई की गई है। आगे के लिए भी कहा गया है कोई भी वाहन अपना गलत खड़ा करता है या अवैध पार्किंग में लगाता है या फिर बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस या बिना पेपरों के चलता है तो उस पर ऑपरेशन नकेल के चलते एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। तो जमशेदपुर सहित पूरे कोलान में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ा दी। पिछले 10 दिनों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अकबर। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर इन दिनों जमशेदपुर समेत जमशेदपुर के आसपास इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ठंड मानो जैसे धीरे धीरे पैर पसार लिया और ठंड का जो असर है वो दिखने लगा है। पूरे इलाके में ठंड का कहर इस तरह दिखने लगा है कि लोग अपने घर से निकलना कम कर दिए और जरूरत के मुताबिक अपने घर से निकल रहे हैं। वहीं पूरे जगह जगह पे देखा जा रहा है कि लोग आग जलाकर अपने ठंड को कम कर रहे हैं, तो कहीं किसी प्रकार से ठंड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कोई कंबल, कोई रजाई, तो कोई स्वेटर, इस तरह की व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे, ठंड से वो बचे। आपको बता दें कि जमशेदपुर के कई इलाके में आज जो मौसम दिन भर का रहा वो काफी नम मौसम रहा और नम मौसम में ठंड जो है बढ़ता दिखा। लोग कहीं कहीं आग लगा करके अपने आप को ठंड से बचाने का प्रयास कर रहे थे और ठंड से बचने का प्रयास लगातार करते नजर आ रहे हैं। अब रात का समय आपको दिखाते हैं। रात का जो दृश्य है वो कुहासे से भरा है और हर तरफ कुहासा ही कुहासा है और ठंड का प्रकोप जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर लगभग जो है 15 से 16 डिग्री के टेम्परेचर की इसमें आ गया है और न जाने वो कितना तब्दील करेगा। सवाल यह है कि अभी तक जो ठंड को लेकर के जेनेसी और एमएनएसी को कार्य करना था वो नहीं स्टार्ट हुआ है। चाहे वो अलाव की व्यवस्था हो या रैन बसेरा की व्यवस्था हो, वो पूरी नहीं हुई है। आखिर वो रैन बसेरा या अलाव की व्यवस्था कब तक की जाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब राहत देना होगा जो रोड किनारे सोने वाले या फिर वो गरीब तबके के लोग जो रोड किनारे रहना गुजर बसर करते हैं, उनको जो आग का लौ देना होगा और चौक चौराहा पे जो लौ की व्यवस्था होती है वो जेनेसी को देना होगा। आखिर कब ये देते हैं, कब लोगों को ठंड से राहत मिलेगी ये तो अभी नहीं पता, लेकिन समय रहते अगर लॉ की व्यवस्था या फिर रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं की गई तो ठंड की चपेट में शायद लोग आ जाएंगे। इस समय जमशेदपुर से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद अकबर। तो बठिंडा के होटल पेरिस हिल्टन की कथित अवैध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा। छापेमारी में होटल मालिक पंकज और उनके पार्टनर समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जांच के दौरान कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने मौके पर कुछ लड़कियों को भी यहां पर हिरासत में लिया, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद घर भेज दिया गया था। अधिकारियों का दावा है कि होटल में विदेशी लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट संचालित किया जा रहा था। बठिंडा पुलिस के एसपी सिटी नरेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस तरह की गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। बठिंडा में पीआरटीसी और पंजाब बस के कच्चे कर्मचारियों का धरना अभी भी जारी है।
जिसके कारण बस सेवाएं बाधित हो रही हैं। धरना प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी लंबित मांगों को किलोमीटर स्कीम वाले बसों में बंद करना और कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करना शामिल है। नेताओं ने बताया कि पुलिस ने कुछ साथियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है, जिसके विरोध में धरना शुरू कर दिया गया। बीते दिन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ लंबे घंटे तक जो है वो बैठक हुई है, लेकिन कोई ठोस निर्णय अब तक फिलहाल नहीं लिया गया। कर्मचारियों यूनियन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अन्य जत्थों को शामिल कर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उनका मकसद है कि सरकार उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई करे। रदासपुर के पुराने शाला क्षेत्र में दाववाला मोड़ के पास दो अपराधियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों क्रिमिनल घायल हो गए हैं। उनके कब्जे से 2 पिस्टल और एक काले बैग में ग्रेनेड भी बरामद हुआ। घायल अपराधियों की पहचान नवीन और कुश के रूप में हुई है। उन्हें इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल से ले जाया गया। एसपी युवराज सिंह मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पहले सिटी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर पर हुए ग्रेनेड अटैक में शामिल हुए थे। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही जा रही है और अन्य संभावित आरोपियों की भी तलाश यहां पर की जा रही है। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੱਲਾ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਣੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਊਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰੀਫ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰੀਫ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜल्द। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों गुजराज सिंह और बलविंदर सिंह को यहां पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 7 मॉडर्न पिस्टल बरामद हुए, 3 PX5 और 4 30 बोर बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के निर्देशों पर काम कर रहे थे और व्हाट्सएप के जरिए हथियारों की डिलीवरी और पिकअप पॉइंट तय करते थे। गैंग ड्रोन नेटवर्क कैरियर और स्थानीय सहायता की मदद से हथियार भेज रहा था। गुरजार सिंह पर मर्डर का भी केस पहले से दर्ज है। पुलिस आरोपी फोन डेटा, चैट और डिजिटल सबूतों की जांच कर सप्लाई चेन को ट्रैक कर रही है। आपको बता दें, कमिश्नर ने यह भी कहा है कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है राज्य में और स्पेशल ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े कई सारे चीजों का यहां पर भंडाफोड़ किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें इंडिया वॉइस के साथ।